आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी आपकी पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत ही कम दिन आपकी परीक्षा में शेष बने हैं। तो इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समसामयिक संदर्भों में क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उसी से जुड़ा हुआ कुछ करंट अफेयर्स मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको, आपका जो ऐप है छत्तीसगढ़ का जो ऐप है, उसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें विशेषकर राज्य से संदर्भित जो योजनाएं होंगी उनकी एक पीडीएफ मैं बना दूंगा और वो पीडीएफ आपकी वहां पे मिल जाएंगी। क्योंकि यदि हम राज्य की योजनाओं को ही पढ़ाने लग गए तो बहुत समय लगेगा। तो उसमें योजनाओं में क्या होता है कि यदि आप योजना याद कर लीजिए कि योजना किसकी है, किस राज्य की है, उद्देश्य क्या है, तो निश्चित रूप से आप जवाब दे पाएंगे। तो ज़्यादातर परीक्षाओं में सिर्फ योजनाओं के नाम देके पूछ लिया जाता है किस राज्य की योजना है। तो जैसे बहुत सारी योजनाएं, मत्स्य संपदा को लेकर योजनाएं हैं, फिर इसके बाद तमिलनाडु में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आंध्रा में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो प्रत्येक राज्य विशेषकर सबसे ज़्यादा योजनाएं यदि हम देखते हैं तो उड़ीसा राज्य में चलाई जा रही हैं। तो वो जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। वो राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो एक बार योजनाओं को राज्यवार में पीडीएफ दे दूंगा कि किस राज्य में कौन सी योजना चल रही है जो समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है, तो उसको आप वहीं से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहां पे कुछ संदर्भ जो हैं जो आपके नोट डाउन नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस और टेक से जुड़ा हुआ, और इसमें सबसे पहले एक सूची आई है विश्व के सबसे द्रुततम कंप्यूटर के, विश्व के सबसे फास्ट कंप्यूटर की एक सूची आई है। और ये जो सूची आई है, ये सूची महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें जो टॉप स्पीड जिसकी सबसे ज्यादा है, जो सबसे पहले स्थान पे है, वो जो आपका कंप्यूटर आता है वो जापान से आता है। इसका क्या नाम है? इसका यदि हम नाम की बात करें तो इसका नाम है फुगाकू। फुगाकू जो कंप्यूटर है ये जापान का है और ये विश्व का सबसे द्रुततम कंप्यूटर है। यदि हम पूछें कि फुगाकू के पहले कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज था, सबसे द्रुततम कंप्यूटर था, तो आपको बता दें कि इसका नाम आता है समिट। और ये जो कंप्यूटर है ये अमेरिका का था। समिट के बाद तीसरे स्थान पे आता है सियरा। सियरा भी कहाँ का है? अमेरिका का है। और इसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण है सनवे, ये आता है चीन का। सनवे, तेहुलाइट, ये चीन का कंप्यूटर आता है। तो आपको क्या याद रखना है कि चीन वाला भी कंप्यूटर याद रखना है कि सनवे, तेहुलाइट जो कंप्यूटर है ये चीन का है, सियरा और समिट ये अमेरिका के कंप्यूटर हैं, और फुगाकू ये विश्व का सबसे द्रुततम कंप्यूटर है जो जापान से संदर्भित है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि क्या भारत का भी कोई कंप्यूटर टॉप 100 की लिस्ट में जगह बना पाया? तो जी हाँ, भारत का एक कंप्यूटर है परम सिद्धि। परम सिद्धि जो कंप्यूटर है ये विश्व के टॉप 100 कंप्यूटर में से भारत का एक कंप्यूटर 63वें स्थान पर है। इसके बाद आता है प्रत्यूष। प्रत्यूष जो कंप्यूटर है, यदि हम बात करें इसका स्थान क्या है, इसका 78वां स्थान है। और एक कंप्यूटर और चर्चा में रहता है जिसका नाम है मिहिर। मिहिर का जो स्थान है 146वां है। ठीक है, यहां पे कंप्यूटर की स्पीड की बात हो रही है, द्रुततम की बात। द्रुततम का मतलब हो गया स्पीड। तो यहां पे सबसे तेज जो कंप्यूटर है विश्व का वो है फुगाकू, जापान का है। फिर समिट, सियरा, सनवे, तेहुलाइट ये चीन का है, और परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर ये तीनों के तीनों कंप्यूटर जो है भारत से संदर्भित हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हमारा अपना चैनल है आजाद MPPSC अकादमी, MPPSC अकादमी। और आजाद MPPSC अकादमी पर प्रत्येक सोमवार को करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स प्रस्तुत किए जाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप जाके यदि आप वहां से जुड़ेंगे, हमसे रेगुलर देखेंगे करंट अफेयर, तो निश्चित रूप से आपको वार्षिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका करंट अफेयर्स खुद से ही सारी जानकारी आपको रहेगी। और प्रयास भी यही करना चाहिए कि करंट अफेयर्स के संदर्भ में यदि हम देखें तो रेगुलर रहना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अब हमने देखा कि विश्व का सबसे द्रुततम जो कंप्यूटर है वो जापान का है। तो जापान से संदर्भित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सभी की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे आप जापान की बात करते हैं तो जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ देश है, जिसमें सबसे पहला आता है होक्काइडो, इसके बाद आता है होन्शु,
और होन्शु के बाद जो आता है वो है शिकोकू, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है इन द्वीपों का, और सबसे लास्ट में आता है क्यूशू। कई बार परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है कि जापान के जो द्वीप हैं इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाएं, तो उत्तर से दक्षिण का जो इनका क्रम है वो है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। कई बार परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है आपका होन्शु, जो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्रम में आता है उत्तर से दक्षिण में। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जापान से संदर्भित क्या प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बात करते हैं होन्शु की, आपको बता दें कि होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो इसमें आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है, ये आपके होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं माउंट फूजी। तो जापान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी, वो भी आपके होन्शु द्वीप पर देखने को मिलता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या चीजें और आपको देखने को मिलेगी, जैसे पढ़ते होंगे एक शहर नागोया, पर्यावरण के संदर्भ में नागोया प्रोटोकॉल आप पढ़ते हैं। दूसरा आप पढ़ते होंगे सेंदई प्रोटोकॉल, सेंदई समझौता। इसके बाद आप पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे समझौते जापान से संदर्भित हैं, क्योंकि ये सारे के सारे समझौते जापान के शहरों में हुए थे। इसी के आधार पे इनका नाम इनके शहरों के नाम पर कर दिया गया है। इसके बाद आप देखते होंगे ओसाका, ओसाका क्यों, अभी मैं बता रहा हूं ओसाका क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखते होंगे अगला शहर है हिरोशिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर थे जहां पे परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। एक पे आपका जो परमाणु बम था उसका नाम था फैट मैन, और दूसरा जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं आपको बता देता हूं वीडियो के खत्म होते होते। तो हिरोशिमा हो गया, और हिरोशिमा के बाद यदि हम देखें तो शिकोकू पर कोई महत्वपूर्ण शहर नहीं है, लेकिन क्यूशू पर कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे आता है मिनीमाता, मिनीमाता कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, तो मिनीमाता शहर यहीं पे आता है और नागासाकी शहर यहीं पे आता है, ठीक है। एक परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था लिटिल बॉय, और दूसरे का आपका नाम था, मैंने अभी आपको बताया था, लिटिल बॉय हो गया फैट मैन, ठीक है। दो परमाणु बम गिराए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, लिटिल बॉय, फैट मैन और लिटिल बॉय, ये दो परमाणु बम आपके गिराए गए थे जापान पे, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले होन्शु आपका पता हो गया, होन्शु द्वीप पर कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं और क्यूशू पे कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। अब प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, आपको बताना है होन्शु द्वीप पर। माउंट फूजी होन्शु द्वीप पर। यदि पूछ लिया जाए नागोया प्रोटोकॉल क्या है, तो ये तो हो गया आपके पर्यावरण का प्रश्न कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन नागोया प्रोटोकॉल जो है ये किस तरह से जुड़ता है आपका पर्यावरण से और किस तरह से आपके समसामयिक में जुड़ता है, यदि आप जापान पढ़ते हैं तो वहां पे समझ में आएगा। अब इसमें यदि हम देखें तो नागोया प्रोटोकॉल की बात हो रही है, और नागोया प्रोटोकॉल जो है ये संसाधन जो हमारे रिसोर्सेस हैं इनको कैसे हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे, किस प्रकार हम अगली पीढ़ी को देंगे, इससे संबंधित एक समझौता था जिसको बोलते थे आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित एक समझौता। जलवायु परिवर्तन के चलते या अत्यधिक दोहन के चलते किस तरह से भूमियों का, किस तरह से संसाधनों का जो है विनाश हो रहा है, किस प्रकार से उनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, उससे संबंधित एक समझौता था जिसको बोलते थे नागोया प्रोटोकॉल। फिर बात आता है सेंदई समझौता। सेंदई प्रोटोकॉल क्या था, यदि हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं सेंदई में एक समझौता हुआ था जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन था, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा न्यूनीकरण से संबंधित एक समझौता था जो आपका हुआ था सेंदई में, और ये आपको पता होना चाहिए। तो सेंदई प्रोटोकॉल क्या है, आपदा न्यूनीकरण से संबंधित समझौता है। इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो यदि पूछ लिया जाए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आपको बताना है जलवायु परिवर्तन। ओसाका एक शहर है, क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नाओमी ओसाका। ये
बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने हाल ही में कई सारे पदक जीते हैं। अभी उसकी चर्चा हम करेंगे जब हम टेनिस की बात करेंगे, बैडमिंटन की बात करेंगे, तो वहां पे नाओमी ओसाका का नाम आता है। तो ओसाका से हमने कनेक्ट कर दिया, नाओमी ओसाका की, याद रहे कि जापान की महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी हैं। अगला आपका आता है हिरोशिमा। मैंने बताया हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो कौन से द्वीप हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक देख रहे होंगे मिनीमाता। मिनीमाता जो कन्वेंशन था ये पारे से संबंधित था, मरकरी से संबंधित एक समझौता किया गया था जिसको बोलते थे मिनीमाता कन्वेंशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या चीजें आपको देखनी है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेंदई समझौता डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है। इसके बाद आपको ओसाका से नाओमी ओसाका याद रखना है, हिरोशिमा याद रखना है, नागासाकी याद रखना है और मिनीमाता से याद रखना है कि पारे और मरकरी से संबंधित एक समझौता हुआ था जो जापान से संदर्भित है। यदि आप नोट करना चाहें 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, आप चीजों को नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 से 20 सेकंड का समय है। ठीक है, जल्दी नोट करिए। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था, मैंने 2 बम आपको बताए थे। तो हिरोशिमा पर जो गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। फैट मैन जो नाम था ये था जो नागासाकी पर बम गिराया गया था 6 और 9 अगस्त को ये गिराए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जापान के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं जो पूछे जाएंगी। जैसे अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए और पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला है उसमें जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम आता है जिनका नाम है शिंजो अबे। तो शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है भारत सरकार ने, यह भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है, उनमें से एक आते हैं शिंजो अबे। दूसरा कौन से हैं, तीसरे कौन से हैं, इनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे क्योंकि आप पद्मश्री याद करने बैठेंगे तो समय लगेगा, याद भी नहीं करना है। यदि आपके राज्य से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कारों में जगह मिली है तो उसका नाम याद रखिए। आपके पड़ोसी राज्य से संदर्भित यदि किसी को मिला है उसका याद रखिए, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन पद्म विभूषण ये आपको पता होना चाहिए। तो शिंजो अबे को मिला, SP बाला सुब्रमण्यम को मिला, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े को मिला, इसके बाद नरिंदर सिंह कपानी को मिला, इसके बाद मौलाना वहीदुल खान को मिला और बीबी लाल को मिला और सुदर्शन साहू को मिला। सुदर्शन साहू आप जानते हैं जो रेत पर कला बनाने में, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुदर्शन साहू का संबंध किसमें है। आप देखते होंगे रेत पे बहुत सारी कलाकृतियां बनाते हैं ये, और इनको इस बार पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुदर्शन साहू का नाम आपको पता होना चाहिए। आपके राज्य के संदर्भ में एक पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है जिनका नाम है राधे श्याम बगले। तो राधे श्याम बगले का नाम आपको याद रखना है, राधे श्याम बगले जिनको ये पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री इनको मिला है। और क्या पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि राधे श्याम बगले का संबंध किससे है, ये पूछा जा सकता है कि राधे श्याम बगले का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो ये कला के क्षेत्र से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्षेत्र पता होना चाहिए, क्षेत्र से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शिंजो अबे की बात कर रहे थे कि हम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री कौन है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो नाम है वो है योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा ये वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जापान की बात हो रही है तो कुछ चीजें और बता देता हूं जापान के संबंध में। जैसे भारत और जापान कुछ सैन्य अभ्यास करते हैं मिलकर। कौन कौन से सैन्य अभ्यास, सबसे पहले आपको मालाबार याद रखना है। मालाबार क्यों याद रखना है, क्योंकि इसमें फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया को जगह मिली है। 4 देश इसमें होते हैं, कौन कौन से, भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो मालाबार के साथ साथ आपको कुछ और सैन्य अभ्यास पता होना चाहिए, जैसे शिन यू मैत्री,
शिनयुयु मैत्री, ये सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। सहयोग काईजिन नामक नौसेना अभ्यास होता है, सहयोग काईजिन नामक सैन्य अभ्यास भी होता है। शिनयुयु मैत्री, सहयोग काईजिन। इसके बाद धर्म गार्डियन नामक सैन्य अभ्यास भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शिनयुयु मैत्री, सहयोग काईजिन, धर्म गार्डियन और मालाबार आपको पता होना चाहिए। और सैन्य अभ्यासों की बात कर रहे हैं तो कुछ सैन्य अभ्यास आपको याद रखने हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण है जिसका नाम है स्काईरोस, ये पहली बार होने जा रहा है। और स्काईरोस जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सैन्य अभ्यास में, स्काईरोस नामक सैन्य अभ्यास में जो आपके राजस्थान में होगा, इसमें भाग कौन लेंगे? सिर्फ और सिर्फ राफेल विमान भाग लेंगे। तो राफेल विमानों का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है स्काईरोस, और यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाएगा। और जब बात करते हैं हम राफेल की 3 खेप भारत को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से पहली जो खेप आई थी वो अंबाला में, तीसरी जो खेप आई थी वो भी अंबाला में, और जो दूसरी खेप आई थी वो जामनगर। कहने का मतलब भारत में 2 जगहों पर राफेल रखे गए हैं, पहला है जामनगर एयरबेस और दूसरा है अंबाला। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है पिछली कक्षाओं में, पिछले एक प्रकार से प्रश्न पत्रों में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो अभी एग्जाम हुए यूपी के 1 से 2 उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ अन्य मिशनों की जापान से संदर्भित। जैसे जापान है अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लगातार बेहतर काम कर रहा है। इन्होंने एक मिशन, यदि आप मेरे से जुड़े होंगे तो आप इसके बारे में जानते होंगे, बेपी कोलंबो, क्योंकि बहुत पहले इसको मैंने 2 से 3 महीने पहले ही बता दिया है। बेपी कोलंबो मिशन, और बेपी कोलंबो जो मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जिसको बोलते हैं जाक्सा, तो जाक्सा और ईएसए के बीच है और समझौते का परिणाम है, और यह बुध ग्रह के अध्ययन के लिए है। तो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बेपी कोलंबो मिशन किस देश द्वारा भेजा जा रहा है, तो जापान और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है, बुध ग्रह के लिए है, जिसका नाम है बेपी कोलंबो। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। कुछ और मिशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक इन दिनों चर्चा में है ओरिरिस रैक्स, ये नासा का मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है आर्टेमिस मिशन भी आपको पता होना चाहिए, लगातार चर्चा में है। आर्टेमिस मिशन ये किसके लिए है? चंद्रमा के लिए है। किसका मिशन है? नासा का मिशन है। ठीक है, तो नासा का मिशन ये हो गया, ओरिरिस रैक्स हो गया, आर्टेमिस मिशन हो गया। इसके बाद यदि हम देखें तो आप जानेंगे कि जो आर्टेमिस मिशन है ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहली बार इस मिशन में 18 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजे जाएंगे, जिनमें 9 महिलाएं 9 पुरुष होंगे जो चंद्रमा पर भेजे जाएंगे। तो पहली बार इतनी भारी संख्या में अंतरिक्ष यात्री जो भेजे जाएंगे चंद्रमा पर, वो आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत, और ये चंद्रमा का मिशन है, वर्ष 2024 में इसको भेजे जाने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं नासा क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में इसने एक रॉकेट बनाया था जिसका नाम था स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम। ठीक है, स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम, इन्होंने एक नया रॉकेट, पावरफुल रॉकेट बनाया है जिसका इन्होंने नाम रखा है स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका रॉकेट है, तो ये आपके नासा का रॉकेट है। अब नासा हो सकता है आगे इसी रॉकेट का प्रयोग करे। अभी तक नासा किस रॉकेट का प्रयोग करता था यदि हम देखें तो अभी तक जो नासा प्रयोग करता था वो एटलस रॉकेट का प्रयोग करता था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नासा अभी तक एटलस नाम के रॉकेट का प्रयोग करता था, जो आपको पता होना चाहिए। अब एटलस का प्रयोग करता था तो रॉकेट से संबंधित भी एक प्रश्न बन सकते हैं क्या, कि वर्तमान समय में जो विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो किस तरह की रॉकेट प्रयोग करती हैं। तो सबसे पहले एटलस नामक रॉकेट, और ये जो नया मैंने बताया स्पेस लॉन्च सिस्टम और एटलस, ये आपका नासा प्रयोग करता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसरो हमारा कौन सा प्रयोग करता है, तो देख रहे होंगे PSLV और GSLV, ये 2 रॉकेट का प्रयोग करता है हमारा इसरो। ठीक है, इसके बाद फिर आप एक रॉकेट सुनते होंगे जिसका नाम है सोयूज रॉकेट की यदि हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा ही आप जानते होंगे कि क्रिस्टीना कोच पृथ्वी पर जब वापस आई थी, कजाकिस्तान की धरती पर उतरी थी, और इस मिशन का नाम था एक्सपीडिशन 62।
एक्सपीडिशन 62 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री जो हाल ही में आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में बिताने वाली महिला का नाम शामिल है, ये सोयुज रॉकेट के माध्यम से आए थे। और जो सोयुज रॉकेट है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसको बोलते हैं रॉसकॉसमॉस द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो प्रमुख रॉकेट है वो आपका आता है लॉन्ग मार्च कैटेगरी के जितने भी रॉकेट हैं ये प्रयोग करता है चीन, ये आपको पता होना चाहिए। और चीन ने अभी एक नया रॉकेट भी बनाया है, उसकी बात अभी हम करेंगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। इन्होंने भी अपना एक रॉकेट बनाया है जिनका नाम है न्यू शेपर्ड रॉकेट। और इसको बनाया है किस कंपनी ने? ब्लू ओरिजिन, जो अमेरिका की एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। इसके अतिरिक्त जापान ने भी एक नया रॉकेट बनाया है जिसका नाम है H3 नामक नया रॉकेट जापान ने बनाया है, यह आपको पता होना चाहिए। रसिया ने भी एक नया रॉकेट बनाया है जिसका नाम है अंगारा A5 नामक रॉकेट रसिया ने भी बनाया है, नया रॉकेट है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि अमेरिका की एक ही बहुत ही पावरफुल प्राइवेट सेक्टर की निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसके बारे में आप पढ़ते होंगे, स्पेसएक्स, जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया अंतरिक्ष पर्यटन का, और इसने कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष पर्यटन की दृष्टि से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लाया है। तो स्पेसएक्स कौन सा रॉकेट का प्रयोग करता है? इसका नाम है फॉल्कन, और फॉल्कन की 9 कैटेगरी चल रही है वर्तमान समय में अपने मिशनों के लिए। फॉल्कन 9 नामक रॉकेट का प्रयोग करता है। तो फॉल्कन रॉकेट का प्रयोग कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमेरिका की एक और ये जो खबर है ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अमेरिका की एक और प्राइवेट सेक्टर की कमी है जिसका नाम है नॉर्थरूप ग्रूमैन एक कंपनी है, और इनका एक अंतरिक्ष यान था जिसका नाम था सिग्नस नामक एक इनका अंतरिक्ष यान था जिसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है कल्पना चावला के नाम पे। ठीक है, कल्पना चावला के नाम पर इनका नाम कर दिया है। और अभी हाल ही में कल्पना चावला चर्चा में थी। क्योंकि कल्पना चावला जो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिनको गौरव प्राप्त था अंतरिक्ष सफर के लिए, लेकिन उनकी एक दुर्घटना में अंतरिक्ष से लौटते समय एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में थी। तो कल्पना चावला के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्थरूप ग्रूमैन जो कंपनी है उनका सिग्नस नामक जो रॉकेट है उसका नाम इन्होंने कल्पना चावला के नाम पर रख दिया है। और आपको बता दें कि जो नासा है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इन्होंने अपने हेडक्वार्टर का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रख दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदलकर मैरी जैक्सन के नाम पर रख दिया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ सैन्य उपग्रह भी आपको पता होना चाहिए, जैसे नूर-1 नामक सैन्य उपग्रह ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक मिशन है होप प्रोब मिशन। आपको पता होना चाहिए कि होप प्रोब जो मिशन है ये यूएई का मिशन था, यूएई का पहला मंगल मिशन था जिसका नाम था होप प्रोब, ये आपको पता होना चाहिए। चांद को लेकर कुछ मिशन है, जैसे जापान का एक मिशन है जिसका नाम है सेलिन-1, ये चांद को लेकर मिशन है, चंद्रमा पर मिशन है जापान का सेलिन-1। इसके साथ साथ चांग-1, चांग-E4, चांग-E5, चांग शब्द जिसमें जुड़ गया, ये चीन का चंद्रमा से संदर्भित मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि नासा की यदि हम बात करते हैं तो नासा का भी एक मंगल मिशन है और उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है प्रिजब्रेस। ठीक है, ये नासा का अंतरिक्ष मिशन है, मंगल मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे जापान की, रूस की हमने बात किया, तो कुछ चीज़ें और हैं जो हमें देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? सबसे पहले आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है आयोजनों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, और आयोजनों में विशेषकर हमारे
राष्ट्राध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जहां पे जाते हैं, जिन देशों की यात्रा करते हैं, उनसे संदर्भित प्रश्न बनते हैं। तो यदि हम देखें तो कोविड काल में, यदि हम 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की बात कर लें, तो कोविड काल में जो इस तरह के मिशन हुए हैं, यदि हम उसकी बात करें तो आप देखने को पाओगे कि कोविड काल में बहुत कम दौरे हुए हैं और बहुत कम सम्मेलन हुए हैं, और जो हुए हैं वो आभासी हुए हैं, वर्चुअल सम्मेलन हुए हैं। और इन वर्चुअल सम्मेलन में सबसे पहला आता है आपका ब्रिक्स सम्मेलन, जो महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये आपका हुआ था रूस में, और रूस में हुआ था 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये हुआ रूस में। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन या आगामी ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे होगा, तो आपको बता दें भारत में होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आसियान सम्मेलन, 37वां आसियान सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ, और आसियान सम्मेलन जो हुआ ये आपके वियतनाम में हुआ था। ठीक है, वियतनाम में हुआ था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए आगामी आसियान सम्मेलन कहां पे होगा, तो ये ब्रुनेई में होगा। ये आपको बताना है कि आगामी जो आसियान सम्मेलन है यह ब्रुनेई में होना है। इसके साथ साथ G20 सम्मेलन भी हुआ, 15वां G20 सम्मेलन हुआ, ये सऊदी अरब में हुआ। ठीक है, अब यदि पूछा जाए कि आगामी G20 सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो 2021 में इसका सम्मेलन इटली में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगला G20 कहां पे होना है, इटली में होना है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि हम बात करें कि क्या भारत में भी होगा, तो भारत में 2023 में G20 सम्मेलन होगा, और 2022 में इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन होगा। तो 2023 में भारत में भी G20 सम्मेलन होगा, 22 में कहां पर होगा, इंडोनेशिया में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जैसे आपसे पूछ लिया मैंने ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन हमने पूछ लिया, तो एक प्रश्न यहां से और भी बन जाता है। क्या? जैसे कभी कभी प्रश्न बन गया कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई, ब्रिक्स रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई। तो जिस देश में आगामी सम्मेलन होने वाला होगा, उसी देश में उसकी बैठक होगी। क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन एक मूलभूत, यदि हम देखें तो इसमें बहुत सारे पार्ट है। जैसे रक्षा मंत्रियों की अलग बैठक होती है, फिर इसके बाद गृह मंत्री की तो बैठक नहीं होती, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, इनकी अलग अलग बैठक होती है संगठनों की। तो ये कहां पे होती है? जैसे यदि हम देखें कि अगला जो G20 सम्मेलन है ये इटली में होने वाला है, तो कहने का मतलब यदि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी, तो कहां पे होगी? इटली में होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीजों के बारे में, अन्य फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें DRDO के बारे में DRDO के बारे में कुछ देखने वाले हैं। DRDO के बारे में यदि हम देखें कितने डेवलपमेंट हुए हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे DRDO ने भी बनाया ध्रुवास्त्र। क्या क्या बनाया है DRDO ने? ध्रुवास्त्र बनाया। ध्रुवास्त्र के बाद यदि हम देखें तो रुस्तम बनाया, जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रणास बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। और इन दिनों एक चर्चा में था खगानतक। क्या है अभी बताते हैं। ठीक है, खगानतक। इसके बाद यदि हम देखें तो बहुत सारे, इसके बाद यहां पे देख लें रडार एक्स, फिर इसके बाद P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, और इसके बाद सहायक एनजी भी DRDO ने बनाया। ठीक है, मारीच DRDO ने बनाया। अब ये सारी जो डेवलपमेंट है ये DRDO की है, लेटेस्ट है। जैसे हम बात करें ध्रुवास्त्र क्या है, तो टैंक को मार गिराने में सक्षम एक मिसाइल है, और ये स्थान किसकी लेगी? ये नाग और हेलिना प्रकार का है। जैसे नाग मिसाइल हमारी है, हेलिना मिसाइल है जो एंटी टैंक मिसाइल जिसको कहते हैं, तो वही है हमारी ध्रुवास्त्र, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। रुस्तम क्या है? रुस्तम एक ड्रोन बनाया था DRDO ने। प्रणास क्या है? एक मिसाइल है जो प्रहार का स्थान लेगी, इसकी मारक क्षमता बढ़ गई है और कुछ भी नहीं है। खगानतक का निर्माण किया है JSR डायनामिक्स ने, ये आपको पता होना चाहिए। JSR डायनामिक्स ने इसका निर्माण किया है। रडार एक्स विस्फोटकों का पता लगाने के लिए DRDO ने डिवाइस बनानी है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, मतलब हवा से यदि कोई किसी स्थान पे हमें कुछ पहुंचाना हो तो किस तरह से हम उसको पहुंचा सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं और वो नष्ट नहीं होगा। तो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम उसी के लिए बना। सहायक एनजी उसी के लिए बना।
कि कोई भी चीज़ यदि हम हमारे सैन्य बलों को कहीं भी आवश्यकता है और वहाँ पे प्लेन लैंड नहीं कर सकता है तो किस प्रकार से हम उसको पहुँचा सकते हैं। इसके बाद मारीच बनाया गया। मारीच आप जानते हैं एंटी टॉर्पीडो डेकाय सिस्टम, टॉर्पीडो से रक्षा के लिए मारीच नामक सिस्टम है, ये बनाया गया। तो इतनी सारी चीज़ें यदि हम देखें तो ये सारी चीज़ें आपके DRDO द्वारा डेवलप हैं, इसमें खगान तक को छोड़ के। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो अभी हाल ही में सागर अन्वेषिका, एक जहाज है, सागर अन्वेषिका नाम दिया गया है, ये सौंपा गया है भारत को। सागर अन्वेषिका, इससे पहले था सागर तारा। ये क्या है सागर तारा और सागर अन्वेषिका? सागर तारा और सागर अन्वेषिका एक विशेष प्रकार का जहाज है जो तटीय शोध के कार्यों में लाया जाता है। तटीय शोध इससे आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से, इनकी सहायता से आप समुद्र में हजारों किलोमीटर की गहराई तक आसानी से जा सकते हैं। तो ये क्या है कि शोध वाहन है, समुद्र में जो हमारे वैज्ञानिक शोध करते हैं उनके लिए है। और सागर अन्वेषिका और सागर तारा, इनको बनाया है टीटागढ़ बैगन्स ने, टीटागढ़ बैगन्स ने बनाया है। और ये पश्चिम बंगाल में स्थित कंपनी है, पश्चिम बंगाल, टीटागढ़ बैगन्स, जिन्होंने इसको बनाकर दिया है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 75। आपसे सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। प्रोजेक्ट 75 कुछ नहीं है बल्कि यह पनडुब्बियों को बनाने का एक कार्यक्रम है। और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से 5 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को सौंपी गई हैं। कौन कौन सी सौंपी गई हैं, नाम अभी मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। पहला है INS बागीर, शायद ये नाम ना याद आए क्योंकि पूर्व में ये है। इसके बाद आपका है बेला, INS बेला, INS करंज, INS खंदेरी, ये शायद नाम आपने सुना होगा, और INS कलवरी। ये अलग अलग समयों पर भारतीय नौसेना को सौंपी गई हैं। और लास्ट में जो 6वां है जिसका निर्माण अभी चल रहा है वो है INS बागसीर। ठीक है, तो आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि INS बागसीर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 है क्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला तथ्य। अगला तथ्य आपका आता है कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको मिला, यदि हम बात करें किसको मिला तो ये मिला है सदत रहमान को। सदत रहमान बांग्लादेश से संबंधित एक बच्चा है, बांग्लादेश का एक युवा है। ठीक है, इसको मिला है। और इसको क्यों मिला है? साइबर बुलिंग को रोकने के क्षेत्र में इसको ये पुरस्कार दिया गया है। जो आप देखते होंगे लिंचिंग जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, उसको रोकने के लिए इसने काम किया, जिसके लिए इसको ये पुरस्कार मिला। तो सदत रहमान याद रखना है, बच्चा है, एक बांग्लादेश का है। अब बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और आप जानते हैं जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की तो यहाँ का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रोहिंग्या की जो सबसे ज़्यादा आबादी रह रही है वो कॉक्स बाजार क्षेत्र में रह रही है। और यदि हम बात करें रोहिंग्या आए कहाँ से हैं तो ये म्यांमार से आए हैं। म्यांमार के कहाँ पे रहते थे? रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रांत में ये रहते थे। और रखाइन प्रांत से ही यदि हम देखें तो एक हमारा पोर्ट बन रहा है जिसको बोलते हैं सितवे पोर्ट, ये हम म्यांमार में बना रहे हैं। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो कोलकाता बंदरगाह को सित्ते पोर्ट से जोड़ेगा और इसी से संदर्भित है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है तो ये म्यांमार के साथ हम बना रहे हैं, जिसमें हम कोलकाता बंदरगाह को सितवे पोर्ट से जोड़ेंगे और सितवे रखाइन प्रांत में जुड़ता है। और आप देख रहे होंगे कि आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसी के 2 दिन पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, एक बार फिर से सैन्य शासन लग गया है। ठीक है, तो इसलिए म्यांमार न्यूज में है। म्यांमार से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। म्यांमार से संबंधित जो भी घटनाक्रम है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये जो कॉक्स बाजार क्षेत्र है यहाँ पे रोहिंग्या की सबसे ज्यादा, विश्व में कहीं भी यदि रोहिंग्या की सबसे ज्यादा आबादी रह रही है तो वो कॉक्स बाजार का क्षेत्र है। यदि पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी कहां पर रह रहे हैं तो आपको तुर्की टिक करना है, क्योंकि तुर्की में सबसे ज़्यादा जो आप देखते हैं कि सीरिया में गृह युद्ध और इन सब क्षेत्रों में जो गृह युद्ध हुआ था इसके कारण जो प्रवासी सबसे ज़्यादा हैं वो आपके
है तुर्की में, लेकिन यदि बात करें कि रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा आबादी प्रवासित कहाँ पे है, तो वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। बांग्लादेश इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि बांग्लादेश के जो फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। और इनकी 100वीं वर्षगांठ थी, वर्ष 2020 में इनकी 100वीं वर्षगांठ थी। और 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर बांग्लादेश ने इस वर्ष को मुजीब वर्षों के रूप में मनाने का फैसला लिया था। और इसी के दौरान जो आपका यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने एक पुरस्कारों की भी घोषणा की इनके सम्मान में। उनका क्या पुरस्कार है, नाम है क्या है, शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था। तो एक नया पुरस्कार शुरू हुआ है, शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था। किसके द्वारा शुरू किया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बांग्लादेश के संदर्भ में इतनी चीजें देख ली हमने, क्या कुछ चीजें और हैं जो महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बांग्लादेश में जो 1971 में हमारा युद्ध हुआ था, जो हम बांग्लादेश के लिए लड़े थे, तो 1971 में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे बांग्लादेश की लड़ाई में, बांग्लादेश के स्थापना की लड़ाई में, उनके लिए एक स्मारक, शहीद स्मारक बांग्लादेश अपने देश में बना रहा है। तो पूछा जा सकता है 1971 में शहीद हुए जवानों के लिए किस देश में स्मारक बनाए जा रहे हैं, तो बांग्लादेश सरकार ने ये घोषणा की है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, कुछ जलमार्ग अभी खोले गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या था, सोनमुरा से दाऊद कांडी, ये आपको याद रखना है। सोनमुरा से दाऊद कांडी के बीच, दाऊद कांडी ये जल मार्ग खोला गया है। और सोनमुरा कहाँ पे पड़ता है, त्रिपुरा में पड़ता है, ये पड़ता है बांग्लादेश की। यदि हम पूछें ये जलमार्ग किस नदी पर बना है, तो ये बना है गुमाती नदी। और गुमाती नदी की यदि हम बात करें तो ये मेघना की सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या टॉपिक है। अब आपके लिए कुछ अभियान है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन प्रहार, सुना होगा, छत्तीसगढ़ से है तो। दूसरा है ऑपरेशन संजीवनी, तीसरा है ऑपरेशन बनीला, चौथा है ऑपरेशन सागर 1, अगला है ऑपरेशन सागर 2। ठीक है, ये क्या क्या है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं ऑपरेशन प्रहार, तो ऑपरेशन प्रहार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाई के लिए प्रारंभ किया गया था, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हो गया। ऑपरेशन संजीवनी की बात करें तो मालदीव को कोविड काल में दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी, तो उसका नाम दिया गया था संजीवनी। ऑपरेशन बनीला की यदि हम बात करें तो मेडागास्कर एक देश है अफ्रीका का, जहां पे एक चक्रवात आया था जिसका नाम था डायने। तो डायने चक्रवात से जब प्रभावित हुआ था मेडागास्कर, तो उस दौरान भारत सरकार ने ऑपरेशन बनीला के माध्यम से वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, आवश्यक दवाओं की, आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति किया था। इसके बाद है सागर 1। सागर 1 मिशन क्या है कि जो हमारे हिंद महासागर से लगे हुए द्वीपीय देश है, जैसे मेडागास्कर तो नहीं कह सकते, इसमें आप कह सकते हो सेशल्स की बात कर सकते हो, मालदीव की बात कर सकते हो, मॉरिशस की बात कर सकते हो। तो जो इस तरह के देश थे, इनको जो कोविड काल में हमने सहायता उपलब्ध कराई है, उसको हम रखते हैं सागर 1। मेडागास्कर को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है सागर 2। सागर 2 में क्या है कि अफ्रीका के जो पूर्वी तटों पर स्थित देश हैं, जैसे आपने देखा कि सूडान हो गया, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया, उनको भी हमने कुछ आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की है, जिस मिशन का नाम था सागर 2। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे और अगला देखते हैं खेल से संबंधित कुछ। ठीक है, खेल से संबंधित यदि हम देखें तो एक प्रतियोगिता टेनिस से संबंधित होती है जिसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। 4 टूर्नामेंट के जो विजेता होते हैं, सबसे ज़्यादा जो खिताब जीता होता है, उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, आपने जीता है। तो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत पहला आता है अमेरिकी ओपन। ठीक है, ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत पहला आता है अमेरिकी ओपन। दूसरा इसमें प्रतियोगिता होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तीसरी इसमें प्रतियोगिता होती है जिसको बोलते हैं फ्रेंच ओपन। और चौथी प्रतियोगिता होती है जिसको बोलते हैं विंबलडन ओपन।
विंबलडन ओपन, ठीक है। तो इसमें से जो विंबलडन ओपन था ये कोविड के चलते नहीं हो पाया था। अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन हुए थे। तो इन तीनों में कौन से विजेता रहे हैं इनके नाम पता होना चाहिए। जैसे अमेरिकी ओपन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें महिला वर्ग में कौन से विजेता रहे हैं, पुरुष वर्ग में कौन से रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पुरुष वर्ग में कौन रहे हैं तो इनका नाम है डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम जो है ये पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं। महिला वर्ग में नाओमी ओसाका विजेता रही हैं। अभी मैंने बताया कि जापान की खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। नाओमी ओसाका विजेता रही हैं, डोमिनिक थियम विजेता रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में यदि हम देखें तो नोवाक जोकोविच यहाँ के विजेता रहे हैं पुरुषों में। महिलाओं की कैटेगरी में सोफिया केनिन विजेता रही हैं, ये याद रखना है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन को जीता है राफेल नडाल और महिला वर्ग में जीता है इग एस्वोतक ने महिला वर्ग में जीता है। तो ये आपका हो गया। विंबलडन हो नहीं पाया तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए किसने जीता। अब एक प्रश्न यहीं पे आपको और याद रखना है भारत के संदर्भ में, शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्या? एक है लियोन मेंडोका, ये हैं गोवा के, बच्चा है लियोन मेंडोका नाम है, ये हैं गोवा के और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जिनका नाम है लियोन मेंडोका, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि शतरंज की जब बात हो रही है तो विश्व चैंपियन कौन है? विश्व चैंपियन हैं मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इस समय ये शतरंज में विश्व चैंपियन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मुक्केबाजी विश्व कप हुआ, कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा पदक भी जर्मनी ने जीते, दूसरे स्थान पर भारत था। तो भारत ने जो पदक जीते इनमें से 3 गोल्ड, 2 रजत, 1 कांस्य पदक जीता। अब जो गोल्ड जीते हैं इन तीनों का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले जीता है सिमरनजीत कौर ने, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा नाम आपको याद रखना है मनीषा कुमारी ने जीता और तीसरा नाम आपको याद रखना चाहिए अमित पंघाल ने जीता है, ठीक है। तो ये 3 विजेता रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद बात आती है खेलो इंडिया गेम्स की, महत्वपूर्ण है खेलो इंडिया गेम। अब खेलो इंडिया गेम में यदि हम देखें तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला है आइस हॉकी, खेलो इंडिया गेम का आइस हॉकी का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ कारगिल में, ठीक है। दूसरा होता है खेलो इंडिया विंटर गेम। तो खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पे चल रहा है? ये चल रहा है आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र गुलमर्ग में। गुलमर्ग सोनमर्ग पढ़ते होंगे, अच्छी जगह है, कभी घूम आइए। तीसरा है यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे पंचकुला में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए खेलो इंडिया से संबंधित कि कारगिल, गुलमर्ग और पंचकुला, ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फार्मूला 1 से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, रेसिंग से संबंधित। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि जो लुइस हैमिल्टन है, जो मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव करते हैं, इन्होंने क्या है रिकॉर्ड बनाया है। क्या चीज़ रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा बार चैंपियन रहे हैं उनका बराबरी किया है। किसकी बराबरी किया है? माइकल शूमाकर की बराबरी किया है, जो 7 बार के विश्व चैंपियन हैं। और वर्तमान समय में यह एक हॉस्पिटल में, माइकल शूमाकर जो हैं इनका ब्रेन हैमरेज हो गया था, डेथ नहीं हुई है अभी भी। परिवारजन इस उम्मीद में है कि शायद कोई तकनीक ऐसी आ जाए जिससे इनका इलाज हो जाए, तो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसके एक दुर्घटना के चलते इनका जो कार्यकाल था एक प्रकार से कह लीजिए खेल का, वो समाप्त हो गया था। शायद नहीं तो ये आज बहुत बड़े खिलाड़ी होते इस क्षेत्र के, और 7 से ज़्यादा, क्योंकि पिछले 7 से 8 वर्षों से ये ऐसे ही पड़े हैं, तो शायद आज रिकॉर्ड कुछ दूसरा होता। तो लुइस हैमिल्टन जो हैं उन्होंने इनकी रिकॉर्ड की बराबरी की है, 7 बार विश्व चैंपियन बनने की बराबरी की है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगामी खेल आयोजन है कुछ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें हॉकी की, हॉकी का विश्व कप होना है, आप जानते हैं वर्ष 2023 में होना है।
कहाँ पे होगा? भारत में होगा। पहला कहाँ पे हुआ था इससे पहले? वो भी भारत में हुआ था। भारत के कहाँ पे? भारत के उड़ीसा राज्य में ही होता है। उड़ीसा राज्य के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक है आपका भुवनेश्वर, दूसरा है राउरकेला। इन्हीं दो क्षेत्रों में विश्व कप का आयोजन होता है हॉकी के। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बन रहा है वो भी उड़ीसा में बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि हॉकी को प्रायोजित करने वाला जो राज्य है वो भी है उड़ीसा। मतलब भारतीय राज्य जो उड़ीसा है ये हॉकी को प्रायोजित कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की। तो राष्ट्रीय खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा। तो राष्ट्रीय खेलों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि एक आयोजन छत्तीसगढ़ में है। तो 36वां कहाँ पे होगा? 36वां होगा गोवा में। 37वां कहाँ पे होगा? आपके राज्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 38वां कहाँ पे होगा? ये आपका होगा उत्तराखंड में। 39वां कहाँ पे होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि हम बात करें युवा ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे, तो युवा ओलंपिक की यदि हम बात करते हैं तो युवा ओलंपिक में जो खेल होना है वो होना है भी डकार। डकार सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल में होना है, अफ्रीका का देश है। इसके बाद 32वां जो युवा खेल होगा वो टोक्यो में होगा। 23वां यदि हम बात करें कहाँ पे होगा, तो ये आपका होगा, इसमें भी यदि हम देखें युवा खेल की हमने बात किया कि सेनेगल में होगा, ठीक है, डकार में। लेकिन जो 32वां हमारा एक प्रकार से देखें ओलंपिक हमारा होने वाला है वो कहाँ पे होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो आपका होगा टोक्यो में, जापान में। यदि हम बात करेंगे 23वें शीतकालीन ओलंपिक की, तो ये दक्षिण कोरिया में होगा। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होना है? दक्षिण कोरिया में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होना है? जापान में होना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार थे, यदि हम उसकी बात कर लें तो इसमें इस बार 5 लोगों को जगह मिली है। कौन कौन? सबसे पहले रोहित शर्मा आए हैं, क्रिकेट के क्षेत्र से आए हैं, इनको मिला है। दूसरा नाम आता है मरियप्पन थंगबेलू की, पैरा एथलीट हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा पुरस्कार मिला है विनेश फोगाट को, कुश्ती क्षेत्र से आती हैं, इनको मिला है। अगला है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और चौथा नाम आता है रानी रामपाल जो हमारी हॉकी टीम की कैप्टन है, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो इतने नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे कुछ समितियों की बात कर लेते हैं। जैसे राजीव गांधी समिति है, इस समय देख रहे होंगे किसान आंदोलन और इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो एक समिति थी राजीव गांधी समिति जो मॉब लिंचिंग को लेकर बनाई गई थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, तो आपको जवाब देना है राजीव गांधी समिति। दूसरा, क्योंकि ओलंपिक नजदीक आ रहा है तो किरण रिजिजू जो हैं इनकी अध्यक्षता में किस प्रकार से ओलंपिक की तैयारियां हम करें, किस प्रकार से ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा पदक लाएं, इसके लिए एक समिति बनी है जिसके अध्यक्ष हैं किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू समिति की यदि हम बात करें तो ओलंपिक खेलों से संबंधित बनाई गई है। अगली बात आती है कुछ पुस्तक की। कुछ पुस्तक आपको पता होना चाहिए, जैसे द फार फील्ड, एक पुस्तक है द फार फील्ड और इसके लेखिका है माधुरी विजय। दूसरा पुस्तक है आवर ओनली होम, आवर ओनली होम, आवर ओनली होम, आगे इसके है ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इसको लिखा है दलाई लामा ने, दलाई लामा ने इसको लिखा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद आता है द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली पुस्तक है कोविड-19 से संबंधित है, जिसको मैंने अभी बोला कि कोविड-19 समस्या का संकट और समाधान, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है इसका नाम है शागी वैन, शागी वैन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? शागी वैन क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पुस्तक के जो लेखक है नाम है डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट। और डगलस स्टुअर्ट की जो पुस्तक है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको मैन बुकर प्राइज मिला है,
मैन बुकर प्राइज मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, मैन बुकर अलग है, मैन बुकर इंटरनेशनल अलग है। यहाँ पे बात हो रही है मैन बुकर प्राइज की, जो मिला है डगलस स्टुअर्ट को। पुस्तक का नाम है सर्जेई वैन। ये पुस्तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीज़ें और आपको फैक्चुअल हैं, ठीक है, मिसलेनियस है, पता होना चाहिए। जैसे कि शेखर कपूर को अभी हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री का नया चेयरपर्सन बनाया गया है, तो नियुक्तियों से संबंधित है, शेखर कपूर के बारे में पता होना चाहिए। फिर दूसरा नाम आता है एस वर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। एस वर्धन कुमार सिन्हा क्या है, हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी, क्यों नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोक लेखा समिति हमारी है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। इसके बाद प्राक्कलन समिति हमारी दूसरी महत्वपूर्ण समिति होती है, जिसके अध्यक्ष हैं गिरीश बापट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको दिया मिर्जा और सोनू सूद का नाम याद रखना है। क्यों, क्योंकि दिया मिर्जा जो हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा। और सोनू सूद की बात करें तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, अशोक लवासा क्यों याद रखना है, नाम सुना हुआ लग रहा होगा। अशोक लवासा क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो हैं एडीबी के उपाध्यक्ष हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नाम आता है टीएस त्रिमूर्ति क्यों याद रखना है, क्योंकि जो आप अभी तक पढ़ते आए थे सैयद अकबरुद्दीन, जो हमारे यूनाइटेड नेशन में हमारे नए राजदूत थे सैयद अकबरुद्दीन इससे पहले, तो अब नया कौन बना है, नया बने हैं टीएस त्रिमूर्ति। तो टीएस त्रिमूर्ति जो हैं ये सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिए हैं यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से, इसलिए इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीज़ें और आप देख लीजिए, जैसे फीफा विश्व कप, जो आपका फुटबॉल का विश्व कप होना है, ये होगा आपके वर्ष 2022 में। कहाँ पर होगा, कतर में होना है, ये आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल विश्व कप कतर में होना है। कतर के बाद 2022 के बाद यदि हम बात करें तो 2023 में जो होगा ये फीफा का वर्ल्ड कप जो होना है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये फीमेल है। जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ये फीमेल विश्व कप, महिला का जो विश्व कप है फुटबॉल का, वो यहाँ पे होगा। 22 में पुरुषों का जो हो रहा है वो कतर में होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नाम आता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में जो दिया गया वो सुपर 30 को दिया गया। सुपर 30 जो मूवी थी ऋतिक रोशन को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और भारत सरकार ने इसको 1969 में प्रारंभ किया था। पहला पुरस्कार जो दिया था वो दिया था देविका रानी को। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। इसके बाद बात आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ये संविधान की 22 भाषाओं को दिया जाता है। संविधान में जो 22 भाषाएं बताई गई हैं उन्हीं भाषाओं में से किसी एक को दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इस बार मिला है उनका नाम है अक्कितम आयुच्चुन और नंबूदिरी, इनको पुरस्कार मिला है। और इनकी पुस्तक यदि हम बात करें कौन सी है, तो इनकी पुस्तक, इनका एक संग्रह है, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है और उसी संग्रह के लिए इनको मिला है, लेकिन इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है बाली दर्शन। वाली दर्शन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो है नोबल पुरस्कार। नोबेल से संबंधित प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो नोबल पुरस्कारों की बात हो रही है। जैसे यदि हम बात करें अर्थशास्त्र का नोबल किसे मिला, तो अर्थशास्त्र का जो नोबल है, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नाम आता है पॉल मिलग्रोम, इनको मिला है। दूसरे जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है रॉबर्ट बी विल्सन,
इनको मिला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल। दूसरा आता है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में यदि हम बात करें किसे मिला, तो इनका नाम है ग्लिक लुइस। ग्लिक लुइस। और ग्लिक लुइस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनकी जो पुस्तक है, इन्होंने भी बहुत सारी पुस्तक लिखी है, और जो इनको काव्य संग्रह है उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक है फास्टबॉर्न। फास्टबॉर्न, एवर्नो, ये इनकी कुछ कृतियां हैं, काव्य कृतियां हैं, जिनको कारण इनको पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, साहित्य का जो नोबेल मिला है वो ग्लिक लुइस को मिला है, ये नाम सिर्फ महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें नोबेल शांति किसको मिला है, शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो ये आपको मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब शांति पुरस्कारों की बात हो रही है, तो आप जानते हैं भारत के भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल मिला था, और इन्हीं के साथ साथ मिला था मलाला यूसुफजई को। अब मलाला यूसुफजई को भी मिला था, तो आपको बता दें मलाला यूसुफजई के नाम पे अभी हाल ही में यूएसए ने जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो एक पुरस्कार घोषित किया है, एक स्कॉलरशिप पुरस्कार है। किसके लिए है? पाकिस्तान की किशोरियों के लिए है, जो अमेरिका ने शुरू किया है। नाम है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप पुरस्कार योजना। तो इसको शुरू किया है अमेरिका ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कैलाश सत्यार्थी की, इनकी एक पुस्तक आती है, इनकी एक संस्था है गुड्स बीब फाउंडेशन, और इनकी जो पुस्तक है एक महत्वपूर्ण, एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये पता होना चाहिए। मलाला यूसुफजई की बात करें तो इनकी एक मूवी बन रही है इनके जीवन पर, जिसका नाम है गुल मकई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला, यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले नाम आता है, दो लोगों को मिला है। एक है इमैनुअल चारपेंटियर, इमैनुअल चारपेंटियर। दूसरा नाम आपका आता है जेनिफर डार्डना, जेनिफर डार्डना, ये दूसरा नाम आपका आता है। इसके बाद बात आता है भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला, तो तीन नाम आते हैं। पहला है रोजर पेनरोज, दूसरा नाम है रिनहार्ड गैंजेल, और तीसरा नाम आता है एंड्रिया होज। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला, चिकित्सा भी महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला, तीन नाम यहां पे है, माइकल हाउटन, माइकल हाउटन, दूसरा नाम आता है हार्वे अल्टर, तीसरा नाम आता है चार्ल्स राइस। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। लगातार यहां से प्रश्न बनते रहे हैं और हर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो नोबेल पुरस्कारों को रट के जाइएगा, आपका एक नंबर आपका क्लियर है, एक प्रश्न आपका क्लियर है। ठीक है, और आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया है भारतीय प्रधानमंत्री को, जिसको बोलते हैं लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है ये अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है, और भारत में जो हमारे राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने इसको रिसीव किया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और अगला आता है पीसी महालनोबिस पुरस्कार, और ये मिला है डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार डॉक्टर सी रंगराजन को मिला है। सांख्यिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आईसीसी से संबंधित कुछ पुरस्कारों की। जैसे बात करते हैं आईसीसी, तो आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। वर्तमान समय में अध्यक्ष चेयरपर्सन इसके नए बने हैं, जिनका नाम है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बार्कले नए चेयरपर्सन बने हैं, और सीईओ हैं मनी साहनी, सीईओ हैं मनु साहनी, ये आपको पता होना। तो ग्रेग बार्कले ये नए चेयरपर्सन बने हैं, न्यूजीलैंड के हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हाल ही में आईसीसी ने कुछ नए पुरस्कारों की घोषणा की, जैसे क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, क्रिकेटर ऑफ द डेकेड ये किसको दिया है, ये पुरस्कार दिया है विराट कोहली को। महिला वर्ग में एलिसा पेरी को, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, डेकेड का मतलब आप समझते होंगे दशक, डेकेड
ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का जो पुरस्कार मिला है पुरुष वर्ग में विराट कोहली, महिला वर्ग में जो मिला है एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड की जब बात आती है तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात आती, डेकेड की बात आती है, ऑफ द डेकेड की बात आती है तो विराट कोहली। मतलब ओवरऑल कैटेगरी में जो डेकेड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं विराट कोहली, वनडे में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं विराट कोहली, टेस्ट में आ जाते हैं स्टीव स्मिथ, T20 में आपके आ जाते हैं जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं राशिद खान, ठीक है, राशिद खान आ जाते हैं। और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो मिला है ऑफ द डेकेड का वो मिला है MS धोनी को। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी यदि आपको है तो पर्याप्त है। और मैंने अभी बताया कि ICC का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है, और दुबई कहाँ पे है? UAE में है। और UAE की जैसे बात आती है आपको बता दें, UAE ने अभी हाल ही में न्यूक्लियर प्लांट शुरू किया है विद्युत के लिए, और एक कोल प्लांट भी लगाया है। दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें नाभिकीय संयंत्र जो लगा है पहला, उसका क्या नाम? उसका नाम है बराक। यदि हम बात करें कि जो आपका कोल फील्ड में जो आप कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो आपका नाभिकीय ऊर्जा तो हो गया आपका बराक, लेकिन दूसरा जो आपका चल रहा है कोयले से संबंधित जो ऊर्जा है, कोयले से जो हम ऊर्जा बना रहे हैं, वो UAE ने भी एक प्लांट लगाया है थर्मल का। उसका क्या नाम है? उसका नाम है हसन। ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी हसन। तो हसन क्या है? हसन ये है जो कोयले से हम विद्युत बना रहे हैं UAE में, उसका नाम है हसन। और जो UAE नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत बना रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है बराक। तो बराक और हसन दोनों अलग अलग चीज़ है, एक नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, एक आपकी तापीय ऊर्जा से संबंधित है। दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी जानकारी हो गई। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनकी बात हम कर लेते हैं और यहीं पे आपकी चर्चा समाप्त हो जाएगी। जो फैक्ट बचेंगे वो आपको दे दिया जाएगा टाइप करवा के, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे जो बाइडन हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। अब ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे इन्होंने लिखा है 2 पुस्तकें आपको पता होना चाहिए, प्रॉमिस मी डैड, दूसरी है प्रॉमिसेस टू कीप। प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिसेस टू कीप, ये 2 पुस्तकें लिखी गई हैं जो बाइडन के द्वारा। उपराष्ट्रपति यहाँ पे है कमला हैरिस। कमला हैरिस का जो मातृग्राम यदि हम कह दें तो तमिलनाडु राज्य में आता है, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। तो इनका जो पुस्तक है, एक पुस्तक है इनका द ट्रूथ बी होल्ड, और दूसरा है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। द ट्रूथ बी होल्ड और सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ये 2 पुस्तक लिखी गई हैं कमला हैरिस द्वारा, आपको पता होना चाहिए। और तुला सौंदर्यपुरम, शायद तुला सौंदर्यपुरम, ये गांव का नाम है जो तमिलनाडु में पड़ता है, जहां से कमला हैरिस बिलोंग करती हैं, जहां से कमला हैरिस का संबंध है। तो तुला शेखरपुरम ऐसे करके कुछ नाम है, तुला शेखरपुरम शायद, ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि केवल राम कलावन, एक नाम इस समय चर्चा में है, बेबल राम कलावन क्यों चर्चा में है? ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा नाम आता है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी भी चर्चा थी कि ये 26 जनवरी को आएंगे, लेकिन आए नहीं। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल के हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और एक और नाम याद रखिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। भारत से इनका संबंध नहीं है, लेकिन याद रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्यों याद रखना है? IMF की नई प्रमुख बनाई गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। अब बात आती है राज्य से संबंधित योजनाओं की, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि राज्य से संबंधित जो योजनाएं हैं वो मैं एक राज्य वाइज आपको दे दूंगा PDF के रूप में, तो वो आपको PDF में मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी चर्चा को यहीं में विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आज़ाद MPPSC पर आइए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्रत्येक सोमवार को करंट अफेयर्स वहाँ से देखिए। धन्यवाद।